अब आइए फंडामेंटल सर्विसेज पर, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, हेल्थ है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताइए। तीसरा तो देने लायक है नहीं, दो ही देते हैं। वन, प्राइमरी स्कूल सारे के सारे सरकार के ही होने चाहिए और फ्री होने चाहिए। दूसरा, वी शुड हैव बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हैंड इन हैंड, कि जहां प्राइवेट है लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ लें। सरकार उन बच्चों पर खर्चा करने के बजाय अपनी सारी ताकत उन पर लगाए जो वहां नहीं पढ़ सकते हैं। तो ओनली पब्लिक या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? देखिए, इनका कहना है कि होना यह चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ सरकारी होना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास पैसे कम है। लेट अस एज्यूम गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च करने हैं एजुकेशन पर। दो ऑप्शंस हैं। एक, हमारे पास कुल 1000 बच्चे हैं, 1000 के 1000 उससे पढ़ें। दूसरे ऑप्शन में 1000 में से 300 बच्चे चले गए प्राइवेट स्कूल में क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, और सरकार ने अपने सारे पैसे इन 700 पर खर्च किए। सो प्रैक्टिकली दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ये कहने में अच्छा लगता है कि सबको एकदम बराबर हो, वो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। हिरार्की रहेगी और ये सोचने की बात है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, नंबर वन। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है एजुकेशन पे, so the quality in the public school or in the government school can be enhanced to a very good level. एक और तरीका भी होता है, पता है क्या तरीका है? कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने प्राइवेट स्कूल से बातचीत कर ली, ठीक, और सरकार ने कहा कि हम सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद करेंगे। लेट अस अज्यूम, एक बार सोच के देखिए, एक मतलब पब्लिक पॉलिसी को ही पढ़ते हुए मैंने एक आइडिया सोचा था, सुना था मतलब कहीं से, तो इंटरेस्टिंग लगा। गवर्नमेंट एक स्टैंड ले कि हम सारे सरकारी स्कूल बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? उसके रीजन ये हो सकता है कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ईयर्स, सो मच मनी इनटू प्राइमरी एजुकेशन, द रिजल्ट सो फार फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन गुड। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं 3 सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए, क्लियर हो जाएगा। आज से 10 साल बाद, ठीक, जब मुन्नी स्कूल जाएगी या चुन्नू स्कूल जाएगा, आपको बताना है कि आप उसको कौन से स्कूल में भेजेंगे, सरकारी या प्राइवेट? जोर से बोलो। प्राइवेट। कोई सरकारी वाला है तो हाथ खड़ा करे, मैं देखना चाह रहा हूं उसको। 7-8 है। अभी का स्टेटस सोच के बताना है, ये एज्यूम करके कि जो स्टेटस अभी है वैसे ही वहां तब भी रहेगा 8 साल बाद, एंड यू हैव टू चूज ए स्कूल फॉर योर किड। तो क्लास में 7 बच्चों ने कहा कि वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, इंक्लूडिंग यू, राइट? सरकारी स्कूल में भेजेंगे पक्का? हाँ। एक आपने कहा, एक आपने कहा। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सारे बच्चे जो क्रांति करते रात दिन, उन्होंने कहा कि सरकारी में भेजेंगे, और बाकी जो चुप रहते सबने के प्राइवेट भेजेंगे। अच्छा, ये कह रहे कि मैं सेंट्रल स्कूल में भेजूंगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे हैं। ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, मैं उनमें भेजूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। नंबर 2, हाँ ये बात ध्यान रखना, सेंट्रल स्कूल में आप तभी भेजेंगे बच्चे को जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होंगे, यानी आईएएस बन गए आप। आपके साथ में डीएम का बेटा पढ़ता था, कौन से स्कूल में? मतलब स्कूल प्राइवेट है सरकारी, क्या था? प्राइवेट था वहां पर। चलिए, इनके सरकारी स्कूल में डीएम का बच्चा पढ़ता था, सेंट्रल स्कूल अच्छा सा बता रहे हैं। सो देयर आर सम वेरी गुड गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कोर्स, सो मे बी यू कैन चूज दैट स्कूल, बट इफ दैट इज नॉट द चॉइस देन ऑफ कोर्स यू विल प्रेफर प्राइवेट स्कूल, आई गेस। नंबर 2, अचानक रात को बहुत तेज झटका लगा है आपको, या घर में किसी को लगा है, और दिल पकड़ के बैठ गया जिसको भी लगा है, और वो कह रहा है कि लगता है दिल का दौरा आया है, हार्ट अटैक, और आप उसको बचाना चाहते हैं एनी हाउ, तो आप जनरली कौन सा हॉस्पिटल प्रेफर करेंगे, सरकारी या प्राइवेट? जो पास होगा। मान लीजिए कि पास वाले में गए, उसने कहा कि 1 घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ जहां ले जाना है, अब बताओ। प्राइवेट। सो गिवन द चॉइस, you chose the private school for your kids, private hospital for
द लव्ड वंस। और फिर तीसरा सवाल, नौकरी कैसी चाहिए, सरकारी या प्राइवेट? नौकरी चाहिए सरकारी सबको। अब आप इससे इंडियन सोसाइटी का अंदाजा लगाइए, इसका आंसर मिल जाएगा। द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री आर डाइंग टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब, एंड दिस कैन बी इजीली सीन एनीवेयर। आजकल फिर भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग जाने लग गए हैं, जब से ये आईटी का एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। Otherwise, 10-15 years back from today, all good brains of the country used to wanting to get into IAS और civil services, ठीक, या जुडिशरी में जाएंगे। ऐसा क्या है कि जिनको टीचर बनना है, लेट अस अज्यूम, उनमें से जो बेस्ट होंगे वो सरकारी टीचर बनेंगे, और जो उतने अच्छे नहीं होंगे, एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, दे विल गो टू द प्राइवेट स्कूल्स। और अब सोचिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। Best people become the teachers in government schools, and no parent wants his or her kids to be in the government school. It means even after having the best teachers, you are not able to run the schools in a good manner. और इसलिए मेरी तो समझ ये बन गई है कि any institution, school हो, college हो, university हो, and even the coaching institutes, they do not necessarily depend upon the teachers. They depend upon the system which accommodates everything, including the quality of teaching. Best teachers लेने के बाद सरकारी स्कूल का ये हाल है, and private schools are performing very good as compared to them, even when they don't have the best teachers. जब आपको ये समझ में आता है तो एक पॉलिसी का ऑप्शन आता है दिमाग में, और वो ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट ने सारे स्कूल बंद कर दिए। We will not spend even a single rupee on managing a school or creating a school, infra creating for the school, etc. हम क्या करेंगे? Let us assume कि एक सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। आप ये इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हैं, if they ask you, or maybe in the essay। एक गांव में एक सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ते हैं 500 बच्चे, ठीक है। वो सरकारी स्कूल चलाने में जो सरकार का खर्चा था, एक होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं या कैपेक्स बोलते हैं उसको, और एक होता है जो ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको रेकरिंग कॉस्ट कहते हैं। हर महीने की सैलरी, हर महीने के खर्चे, बिजली पानी, वो सब। लेट अस अज्यूम कि उस स्कूल को चलाने के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर था वो 10 लाख रुपए का था, और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो था मान लीजिए 50 लाख रुपए का था। इसके आसपास कहीं होता होगा लगभग। अब 500 बच्चों का स्कूल चलाने के लिए द गवर्नमेंट यूज्ड टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी। एक पॉलिसी बनाई सरकार ने कि भाई जो भी लोग अपना स्कूल चलाने के लिए एलिजिबल हैं, ये कंडीशंस हैं, ठीक, उनके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, उनकी पढ़ाई का ये लेवल होना चाहिए, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन रन द स्कूल इन पब्लिक private partnership mode, and preference will be given to the ones who are already running few schools. पर मान लीजिए कि एक स्कूल है प्राइवेट जो चलता है आसपास कहीं, उसने कहा ठीक है हम ये सरकारी स्कूल टेक ओवर कर लेते हैं, और सरकार ने कहा ठीक है 500 बच्चे हैं, 10 लाख का हमारा खर्चा है, हम इसी प्रपोर्शन में हर बच्चे पर आपको मंथली बेसिस पर अमाउंट पे करते रहेंगे, and a minimum guarantee of 500 students will be given even if you have only 400 students. We will provide you a minimum guarantee of 500 students, which means 10 lakh rupees. कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं, ठीक। And if the number increases, we will increase the amount in the same proportion. And since we are giving you the building, which you are not supposed to invest, so we will not give you 50 lakh rupees, maybe we can give you 10 lakh rupees per annum for the maintenance of the building. And in the villages where there is no school and a private school wants to open a school, we will give that organization, NGO, etc. 50 lakh rupees for the construction of the school and then 10 lakh rupees per month for the 500 students.
क्या इससे सरकार का खर्चा बढ़ा? खर्चा तो नहीं बढ़ा। और अगर सरकार इतनी ताकत इसमें लगाने की बजाय रेगुलेट करने में लगाए, चेक करे कि स्टैंडर्ड्स ठीक है कि नहीं है, एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो स्कूल खुद एग्जाम नहीं लेगा, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं हर 2-3 साल में सिस्टम बना लीजिए। सेट जैसे एग्जाम हो सकते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तरीका जिससे आप सिस्टम बनाए। एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल एनर्जी इनटू रनिंग ए स्कूल, why not invest the energy into standardizing things on the basis of few SOPs which are implemented in all the schools being run by the private bodies? और बहुत है तो ऐसे हर स्कूल की जो मैनेजमेंट बॉडी है उसमें सरकार के 1-2 मेंबर्स रख लीजिए। तो लोकल MLA विल बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और वट एवर 2-4 लोग जो भी आपको ठीक लगे। So such kind of options are given in public policy courses कि कई देशों ने इस तरह के ऑप्शंस निकाले। So maybe जैसे आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि हम भी ऐसा कोई ऑप्शन सोच सकते हैं। It's not necessarily a very good option। अब जैसे ही ऑप्शन देंगे टीचर्स हड़ताल पे चले जाएंगे। टीचर सबसे अच्छे हैं, जब वो हड़ताल पे जाते हैं पता ही नहीं चलता कि चले गए हैं। उनको बताना पड़ता है बार बार हम हड़ताल पे हैं, हम स्ट्राइक पे हैं। तो लोग कहते अच्छा जब नहीं थे तब आप कहाँ थे? तब भी तो ऑलमोस्ट सेम ही था तब भी। तो खूब मजाक बनता उनका। ये सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक ऑप्शन तो है, सोच सकते हैं कहीं कहीं जहां सिचुएशंस ऐसी हो। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट शानदार व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इसमें 8 टेस्ट होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को 8 टेस्ट देने होते हैं। 8 कैसे होते हैं तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है ना, उस तरह के 8 टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है रीजनिंग का हो गया, एक मैथ्स का हो गया, एक लैंग्वेज का हो गया, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का हो गया जिसमें चित्र बने हुए बहुत सारे, एक लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन का हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। इस तरह के 7-8 टेस्ट हैं। अब मान लीजिए आपने 8 टेस्ट दिए, 8 में आपका XYZ कुछ स्कोर आ गया, ABC स्कोर आ गया। 1000 लोगों ने दिया, 1000 लोगों के 8 टेस्ट में जो स्कोर है वो हमारे पास एक MS एक्सेल शीट में बना हुआ है। अब क्या हुआ कि कोई वैकेंसी आई, और वैकेंसी एक खास पोस्ट की है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए माना जाता है कि इसमें हमें जो स्किल सेट चाहिए, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 4 और स्किल नंबर 7, इन 3 स्किल्स से युक्त जो व्यक्ति है वो इसके लिए सूटेबल है। अब कुछ नहीं करना है, 8 टेस्ट हैं आपके पास, टेस्ट 1, टेस्ट 4, टेस्ट 7, इन तीनों के स्कोर निकाल लीजिए। इन तीनों के स्कोर का टोटल सबका निकाल लीजिए, और जो 10-20 व्यक्ति इन तीनों टेस्ट के स्कोर में, कुमुलेटिव स्कोर में सबसे ऊपर हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। कितना आसान है। आपके पास हर व्यक्ति की 8 क्षमताओं की रैंकिंग है। अलग अलग प्रोफेशन में उन क्षमताओं का अलग अलग अनुपात चाहिए। किसी किसी में 8 में 3 चाहिए, किसी में 6 चाहिए, किसी में 1 ही चाहिए, किसी में 4 चाहिए। यही तो होगा। आपको ये पता हो कि इस क्षेत्र में ये क्षमता चाहिए, उन क्षमताओं का स्कोर 100 नंबर है, 4 क्षमताएं चाहिए, 400 नंबर का पेपर हुआ, स्कोर पहले से है, वो सब जुड़वाया। उन 400 में जो हाईएस्ट लेवल में 10 लोग हैं उन्हें ऑफर दिया, वो नौकरी करने लग गए, काम खत्म हो गया। कितना आसान काम है। अगर ऐसा कोई टेस्ट हो तो उससे चीजें आसान होंगी या मुश्किल होंगी? आसान हो जाएंगी। जैसे अभी भारत सरकार इस मामले में बड़ा शानदार काम कर रही है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार जिन चीजों के लिए इतिहास में जानी जाएगी, जिन अच्छी चीजों के लिए जानी जाएगी, उन अच्छी चीजों में एक है ये जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हैं। अब NTA संस्था बनाई है, ठीक संस्था है। अब वो सेट पे काम कर रही है कि हम सेट जैसा एग्जाम लेंगे, 12वीं क्लास के बच्चों का देश भर में एक जैसा टेस्ट होगा। वो एक स्कोर रहेगा, जो स्कोर बहुत सारे क्षेत्रों में, अब हर कॉलेज का एंट्रेंस अलग से बच्चों को देना पड़ता है। क्या मतलब है उसका? एक एंट्रेंस दिया, उस स्कोर से पूरे देश भर में काम चल रहा है। तो एप्टीट्यूड की टेस्टिंग के हजारों तरीके हैं। कल को क्या होगा? डिफरेंशियल टेस्ट आ जाएगा। जिस दिन ये आ गया, अभी सरकार क्या कर रही है कि जितने तरह के एग्जाम होते हैं, ये जो
क्लरिकल टाइप के होते हैं एग्जाम, नाबार्ड का अलग टेस्ट हो रहा है, इस बैंक का अलग टेस्ट हो रहा है, उस बैंक का अलग हो रहा है, क्या ये सब ड्रामा है। इन सब में जो कैपेसिटीज चाहिए ऑलमोस्ट एक जैसी है। एक सेंट्रल टेस्ट दिया, सबका स्कोर कार्ड हमारे पास है, उस स्कोर कार्ड के बेस पे नौकरियां हो जाएं। 50 टेस्ट क्यों होने चाहिए? अगर एक ही टाइप का टेस्ट 10 संस्थाएं ले रही हैं तो वो एक ही बार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? और इस सेंस में इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं कुल मिला के बेहतर है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, और ये कितना यूजफुल है ये भी समझ में आ गया। तो ये होने से आपको किसी भी तरह की जॉब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लोगों को चुनने का मौका मिल जाता है, इसका ये बेनिफिट है। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं। तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है, और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पज़ है क्या। क्या पर्पज़ केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए, वही पर्पज़ है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ है कि एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके। उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। मतलब नौकरी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पज़ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, कई ऐसी चीज़ें, जैसे अगर बहुत विस्तार में तो मेरी जा सकते हैं, जैसे एक बहुत छोटी बात है सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। स्कूल में जो एडोलेसेंस की एज के लोग हैं, 12, 13, 14 की एज के लोग हैं, उनको वो सब चीज़ें बताएं ताकि गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ना मिले, कोई गलती ना कर बैठें। हेल्थ एजुकेशन के रूप में हो, उनको सारी चीज़ें पता हो, ठीक हाथों से पता हो, ठीक तरीके से पता हो। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IITs में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे। अब तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको MS एक्सेल भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज़्यादा जाना है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की हो। तो बेसिक 3 फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पज़ है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है वो सबको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है। वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है, वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज करे और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे, ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर अब बढ़ें। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ, वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इन्हीं से पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं
वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए, ताकि फिर वो जिंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। हजार रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफी चेंजेस की जरूरत है, और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है, और वहां पे कंपटीशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। इसका एक एग्जाम्पल बहुत रोचक है। आप ये बताइए कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सब्सिडी खूब देती है, दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सब देते हैं। हमारे देश में सारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, अभी सर्व शिक्षा अभियान चलाना पड़ रहा है अभी। और ये भी है कि बच्चे कॉलेज भी जाएं, ये भी है कि बच्चे पीएचडी भी करें, एमफिल भी करें, पीएचडी भी करें। तो ये बताइए कि मान लीजिए कि 10 बच्चों को प्राइमरी स्कूल करवाने में जितना खर्चा लगता है, मान लीजिए उतना ही खर्चा लगता है 5 विद्यार्थियों को पीएचडी करवाने में। आपकी राय में इनमें से कौन सी सब्सिडी तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छी है देश के लिए? नहीं फैसला कर पा रहे आप लोग? बच्चों वाली या बड़ों वाली? बच्चों वाली है। सीधी सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन तो मेरिट सब्सिडी होगी ही होगी। उसमें ज्यादा खर्च करना, अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स, जो टीचर स्कूल जाते हों ऐसे टीचर्स, और वहाँ पढ़ाई के सिस्टम्स डेवलप करना, अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सुविधाएं देना, ये सब मेरिट सब्सिडी है। मतलब खराब लगता है, लेकिन ईमानदारी की बात क्या है, किसी गरीब देश की सरकार को लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ग्रेजुएट बनाने का ठेका क्यों लेना चाहिए? अजीब सा लग सकता है ना? हमने भी उस सिस्टम का फायदा उठाया है, आप भी उठा ही रहे हैं सिस्टम का फायदा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी ग्रेजुएशन पे ठीक ठाक खर्चा सरकार ने किया है, आपको पता नहीं होगा। आईआईटी से पढ़ने वाले एक विद्यार्थी पर मेरे ख्याल से, मतलब आज से 20 साल पहले का जो अनुमान था वो ये था कि उस एक बच्चे पर खर्चा 6 लाख रुपए के आसपास भारत सरकार का होता है 4 साल में। अब मेरे ख्याल से उसको आप 3 से 4 से गुणा कर लीजिए, तो आईआईटी से बीटेक करने वाले एक विद्यार्थी पर सरकार का खर्चा, अनुमान से कह रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, वो 20-25 लाख के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए पूरे 4 साल का। और उसमें ध्यान रखना है, दिल्ली में, वो भी दक्षिणी दिल्ली में, इतना बड़ा कैंपस, आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट अगर करेंगे कि अगर भारत सरकार उस जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर रही होती तो उसे क्या कमा रही होती, तो उन्होंने ऐसे करेंगे ना। फिर उन सबकी पढ़ाई के लिए टीचर्स का होना, लाइब्रेरीज का होना, सिस्टम्स का होना, लगभग हर चीज निःशुल्क रूप में मुहैया करवाना। ये सब्सिडी केवल तब मेरिट होगी जब देश को उसकी जरूरत हो। अगर देश को साल भर में मान लीजिए कि 10,000 डॉक्टर्स की जरूरत है, 10,000 व्यक्ति डॉक्टर बने, यहां तक सब्सिडी सरकार की मेरिट सब्सिडी है। और अगर सरकार ने सब्सिडी देके डॉक्टर बनाया किसी को, मान लीजिए मेडिकल साइंस तो और महंगा है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी सीट पर है, 5-5.5 साल पढ़ा है, तो मेरा अनुमान है कि आईआईटी की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा ही खर्चा होता होगा। 30-35 लाख से कम खर्चा सरकार का नहीं होता होगा। तो ये खर्चा कैसे निकाल रहे हैं? सरकार ने जो कुल खर्च किया, भाग दे दीजिए कितने बच्चे पढ़े, ऐसे तो निकलेगा। तो कुल खर्च डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स जो वहां से पढ़े, उससे वो खर्चा निकल जाएगा। अगर 30-35 लाख की सब्सिडी सरकार ने दी है किसी विद्यार्थी को डॉक्टर बनने के लिए, और यदि सरकार उसके बदले में यह उम्मीद करती है कि वह व्यक्ति कम से कम इतने साल सरकार के निर्देशन में समाज की सेवा करेगा, रूरल सर्विस देगा कम से कम 2 साल, और उसके बाद कम से कम 4 साल सरकारी कॉलेज में
या सरकारी इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में सर्विस देगा। सरकार की ये उम्मीद बहुत नाजायज किस्म की है, जायज किस्म की उम्मीद है, जायज उम्मीद है, जायज है। ऐसे ध्यान रखना कि जो बीए कर रहे हैं वो भी फ्री में नहीं कर रहे, उन पे भी सरकार कम से कम 1-2 लाख खर्च कर रही है। उम्मीद सरकार उनसे भी करेगी कुछ ना कुछ, ये नहीं कि उम्मीद केवल मेडिकल वालों से करनी है, इंजीनियर से करनी है, उम्मीद तो सबसे करनी पड़ेगी ना। और मतलब मैं जो सोचता हूँ कि मेडिकल साइंस का एंट्रेंस है, आईआईटी का एंट्रेंस है, सरकार सिंपल कर दे भाई कि हमें देश में 10,000 इंजीनियर चाहिए। ऐसे 10,000 लोग जो सबसे अच्छे हैं, रिजर्वेशन लिस्ट के साथ ही मैं कह रहा हूं, और साथ में बॉन्ड भरने को तैयार हैं कि हम सफल होने के बाद कम से कम इतने साल सरकार के निर्देशन में सेवा देंगे, ताकि हमारी पढ़ाई पर जो विशेष खर्च सरकार ने किया, सरकार ने क्या किया, देश ने किया ना खर्च, उस खर्च का समाज के हित में उपयोग हो सके। उन व्यक्तियों को हम सब्सिडी देंगे। बाकी जो बहुत योग्य बच्चा है और वो कहना चाह रहे कि मैं सरकार के साथ काम नहीं करूंगा, मैं गांव में काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप मेहनत से आइए, सफल हो जाइए, जितना खर्चा होता है उतनी फीस पे कर दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगे सरकार आपसे, 1 पैसा भी। और यदि वो कह रहा है पैसा मेरे पास नहीं है अभी, कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्तियों की फंडिंग के लिए सरकार खुद बैंक से लोन दिलवा दे उसको कि आप आईआईटी पढ़िए, 4.5 साल पढ़िए, जितना खर्चा होगा आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा खर्चा भारत सरकार ने बैंक से टाई अप कर लिया, बैंक पे कर रहा है। आप ग्रेजुएट हो गए, जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं वहां के बाद नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा हो नहीं सकता है, नौकरी मिल जाएगी, बॉन्ड बना हुआ है आपका, पेरेंट्स उसमें जो मतलब गारंटी पेरेंट्स की भी है, उसके बाद अगले 5, 7, 8, 10 साल में आप कमाइए, उतना पैसा सरकार को वापस कर दीजिए। डॉक्टर बनना है, कमाओ, पैसा वापस कर दो। और जो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और उसके बाद मैं सरकार की नीति के तहत 2 साल ग्रामीण सेवा दूंगा या 4 साल सरकारी कॉलेज में सेवा दूंगा, तो ठीक है, आपने बॉन्ड भरा, सरकार ने आपके ऊपर खर्च किया, आपने उस खर्च की भरपाई कर दी समाज की सेवा करके। क्या ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए देश में? होना चाहिए। और हर व्यक्ति पीएचडी क्यों करता है, क्या जरूरत है पीएचडी करने की? मतलब जिन विषयों में रिसर्च का सीधा फायदा समाज को होता है, हाँ तो बात समझ में आती है। ह्यूमैनिटीज में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर रिसर्च की बहुत जरूरत है, होनी भी चाहिए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, बरेली हो, जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब में पीएचडी करने वालों का बड़ा बड़ा झुंड वहां पर दिखाई पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं किस विषय में? तो बाबर पर अध्ययन कर रहे हैं। क्या अध्ययन कर रहे हो बाबर पर? एक अजीब सा टॉपिक बताया, जिस टॉपिक पर 20 अध्ययन हो चुके हैं। अध्ययन कैसे करते हो जी? ठेके पे करवाते हैं, 10,000 में पीएचडी मिल जाती है लिखी हुई, वो जमा कर देते हैं, ये ठेके पे चल रहा है अध्ययन पूरा। और ऐसे बहुत सारे लोग, उनको मिलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्योंकि दिमाग के तेज है वो। और मुझे 3-4 दिन पहले पता लगा कि आजकल जेआरएफ करीब 30-35 हजार रुपये हो गई है महीने की, ये शायद उससे भी ज्यादा हो गई है। फेलोशिप मिलनी चाहिए, फेलोशिप हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो ठीक से रिसर्च करता है और जिसके रिसर्च का फायदा समाज को मिलने वाला है। मतलब आपको बुरा लगेगा, लेकिन फेलोशिप लेकर आईएएस की तैयारी करना और रिसर्च ना करना, ये दरअसल तो धोखा ही है। मतलब ये धोखा अपनी उम्र में मैंने भी दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया, मुझे फेलोशिप मिलती थी, लेकिन ईमानदारी की बात है कि फेलोशिप का पर्पस वो तो नहीं है, ये पर्पस कैसे मान सकते हैं? और इसलिए अगर पब्लिक फंड का ऐसा मिसयूज होता है तो महसूस तो गलत ही है। इसलिए हमेशा बोलिए कि सब्सिडीज मेरिट सब्सिडीज होनी चाहिए, नॉन मेरिट सब्सिडीज जितनी कम हो सके उतना बेहतर। अभी जेएनयू को लेकर खूब हल्ला हुआ, मुझे डिटेल्स कुछ लोगों ने दिखाई, लेकिन बाकी सब बातें अलग हैं। जेएनयू दक्षिणी दिल्ली में, जेएनयू में रहना मतलब समझ से, दक्षिणी दिल्ली में इतना जंगल जैसे इलाके में इतना शानदार जीवन अनुभव मिलता नहीं है किसी को। और उसमें कमरे का किराया महीने का कितना, 50 रुपए ऐसा कुछ लिखा था, 5 रुपए। इसकी क्या सेंस है इस बात की? क्या सेंस है इस बात की? ये बदतमीजी है। मुझे कुछ लोगों ने बताया बाद में कि उसमें कुछ और भी खर्चे सरकार ने बढ़ा दिए हैं, और बढ़ाए हैं तो वो अलग मसला है। पर अगर कमरे का किराया 5 रुपए है और कमरे का किराया 500 रुपए शायद करने की बात आई थी ना, 300 रुपए, इस पर तो कम से कम हल्ला नहीं होना चाहिए। इसमें क्यों हल्ला होना चाहिए? और वही लोग जेएनयू से पढ़ने के बाद जिस दिन एडमिशन खत्म होता है
जेएनयू के सामने मुनिरका में कमरा लेते हैं सब लोग। वहां का नेहरू विहार क्या है? मुनिरका, उसका नाम मुनिरका है। और मुनिरका में एक कमरा लेना नेहरू विहार से महंगा पड़ता है। नेहरू विहार तो बहुत सस्ता उसकी तुलना में। वही व्यक्ति जो वहां 5 के 300 में हल्ला मचा रहा है, वो उसके 2 दिन के बाद जाएगा 10,000 के रूम में, जहां 2 लोग शेयर करेंगे उसको। तो सरकार के संसाधनों पर विद्यार्थियों का ऐसा कब्जा हो जाना चाहिए, इसका क्या तर्क हुआ? वो भी उच्च शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में फिर भी समझ में आता है कि वो देश के हित में ज्यादा जरूरी है। उच्च शिक्षा में हर व्यक्ति की उच्च शिक्षा देश के हित में क्यों जरूरी होगी? सीधी सी बात है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा में भी हमें समझना चाहिए कि मेरिट सब्सिडीज कौन सी हैं, प्राथमिक हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन क्षेत्रों में ज्यादा मेरिट है जिसका फायदा सीधे देश को होता है, और केवल रिसर्च के नाम पे रिसर्च की ठेकेदारी करना, उसका फायदा कैसे किसी सिस्टम को होगा? अगर दुनिया में किसी एक देश को कॉपी करना हो एजुकेशन के मामले में, वो तो नॉर्वे है या फिनलैंड है, वो तो अलग ही मामले का देश है, क्योंकि वहां सारे के सारे स्कूलों में डाइवर्सिटी का बड़ा महत्व है। अमेरिका में भी है, पर अमेरिका में डाइवर्सिटी इकोनॉमिक लेवल पे नहीं होती है। अमेरिकन डाइवर्सिटी है कल्चरल, रेशियल, उन सब में। नॉर्वे में, फिनलैंड में नियम है कि किसी भी स्कूल में केवल अमीर बच्चे या केवल गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हर स्कूल की हर क्लास में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होगी, और वो मॉडल इतना अच्छा काम करता है कि अब दुनिया भर की सरकारें, जैसे दिल्ली की जो सरकार है इस समय, वो उस मॉडल को सीखने का प्रयास कर रही है काफी लंबे समय से। भारत की बाकी सरकारें उतना नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली वाली सरकार ने एजुकेशन में उस मॉडल को अप्लाई किया है, और रिजल्ट्स भी ठीक ही दिख रहे हैं। मैं जितना वो कह रहे हैं उतना शायद ना हो, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स पहले की तुलना में अच्छे हैं। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका 10वीं क्लास के बाद बच्चों से बोलता है कि एक टेस्ट दो सारे बच्चे, सेट। जैसे आप लोगों ने शायद एक एग्जाम दिया होगा 10वीं क्लास में, NTSE बोलते हैं उसको, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSE, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कितने लोगों ने दिया था आप में से वो एग्जाम? पास हुए थे उसमें? कितने लोग पास हो गए थे उसमें? सच बोलना। चलिए ठीक है। तो NTSE का जो एग्जाम होता है ना, हमें तो स्कूल में जब था पता लगा एग्जाम है, सबको देना है, सेंटर दूर था तो पिकनिक का भाव आ रहा था, तो पेरेंट्स ने कहा देने जाओगे? दोस्तों ने कहा हम सब जा रहे हैं, चलो। हाँ चलो भाई। कौन सा टेस्ट है पता नहीं था, बस दूर है ये पता था। सारे बच्चे साथ साथ या चाट पकौड़ी खाते हुए गए। वहां गए तो बोले कि 2 घंटे का पेपर है, तो सबने पहला सवाल पूछा कितना जल्दी छोड़ के आ सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना बैठना पड़ेगा? तो उसमें था कि 1 घंटे के बाद छोड़ के आ सकते। तो 1 घंटा होती हम सब बाहर आ गए थे, ताकि वो 1 घंटा सदुपयोग कर लें, क्योंकि 2 घंटे होते पेरेंट्स बाहर खड़े होंगे, वही 1 घंटा है स्वाधीनता का समय। तो 1 घंटा होती हमने कॉपी दी कि लो भाई संभाल लो, इतने टैलेंट है हमारे अंदर, इससे देश का विकास हो तो बता देना। तो फिर देश का जवाब आया कि हम उसके बिना ही काम चला लेंगे। अपना देखिए आप। तो अमेरिका में क्या होता है? सेट होता है, और ये एग्जाम पहले 2400 नंबर का होता था, अब ये 1600 नंबर का होता है। 800 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक को मोटा मोटा मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला, और एक लैंग्वेज वाला, बेसिक 2 चीजें हैं। तो इनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की लिंग्विस्टिक स्किल्स ठीक हैं और मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स, मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, इनका मानना है कि ये बच्चा जनरली किसी भी क्षेत्र में ठीक ठाक काम कर ही लेगा। और सेट के स्कोर की, सेट में क्या है कि 1600 नंबर है, तो पूरे अमेरिका में करीब 15 से 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। शायद साल में 2 बार होता है नेट की तरह से, और एक बार में उन 15-16 लाख में से 200-300 बच्चे फुल स्कोर ले आते हैं। 1600 में 1600 नंबर ले आते हैं। कई ऐसे भी कि 1600 मिलके 1600 लाए, कई ऐसे भी है कि एक ही लेके आ गया, अपना अपना स्तर है। तो क्या होता है कि जब ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के एडमिशन में कहीं कहीं 100% वेटेज इसी की होती है, कहीं कहीं 80% वेटेज, कहीं 60% वेटेज। लेकिन वहां के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एडमिशन का मूल आधार है कि सेट में स्कोर क्या है। एकमात्र नहीं होता है, कहीं कहीं होता है एकमात्र, कहीं कहीं कई आधारों में से एक होता है, किंतु मेजर रोल इसका होता है। अब कितना अच्छा है। भारत में दिक्कत क्या है कि आप कहेंगे कितने नंबर हो भाई 12वीं क्लास में, कितने मार्क्स हैं? आप क्या बोलेंगे? 99.8% मार्क्स हैं।
सामने वाला कहेगा आईसीएसई बोर्ड है क्या? आप कहेंगे हाँ, बोले ठीक है, जब कब है, सबके आते हैं उतने। और फिर दूसरे ने कहा 72%, साथ में बोलेगा यूपी बोर्ड। आप बोले अरे भगवान प्रभु आप कहाँ थे? उत्तर प्रदेश बोर्ड में 72% है, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? ये जो ड्रामा है कि आपको बोर्ड का नाम साथ में बताना पड़ता है, ये सब क्यों है? एक एग्जाम पूरे देश में हो, उसमें एक कॉमन स्कोर हो, आपसे पूछे भाई तुम्हारा सेट का स्कोर क्या है, आपने कहा सेट में 1600 में से 1490 नंबर आए हैं, ये परसेंटाइल है, पता लग गया आपका लेवल। इसके लिए क्या मतलब कि पश्चिम बंगाल बोर्ड था कि अंडमान निकोबार बोर्ड था, क्या मतलब है इसका? तो ये अमेरिकन सिस्टम है सेट। इसके बेस पे ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है ये व्यक्ति ठीक से कर लेगा, और उन क्षेत्रों में एडमिशन में इसका यूज कर लेते हैं। जनरलाइज टेस्ट है जो सबसे अच्छा है जनरलाइज में, उसको बोलते हैं डैट, DAT। ये तो भारत सरकार को लागू कर देना चाहिए, इतना अच्छा टेस्ट है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स दुनिया में उपलब्ध हैं, बस उनको ठीक से अप्लाई कर देने की जरूरत है। ये हो जाए तो कमाल हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना यूजीसी का जो अब तो NTA लेती है टेस्ट, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको लेक्चरर बनना है, एक टेस्ट है, उसमें आपका स्कोर है। अब DU में या कहीं भी जब कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आती है तो वहां 5 परमेश्वर बैठे होते हैं, 5 परमेश्वर। जिसका उनसे जुगाड़ है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जुगाड़ नहीं है तो होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। होना क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। और कितना अच्छा सिस्टम हो सकता है कि आपका कौन सा विषय है, एक विषय आपका है, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा देश भर में, आप उसमें बैठिए, उसमें आपका स्कोर आ गया। जिस स्कोर को आप रिवाइज कर सकते हैं आप फिर से दे दीजिए, फिर स्कोर आ गया। और हर एग्जाम के स्कोर का मॉडरेशन होता रहे कि 98 के एग्जाम में अगर ये स्कोर है और 2008 के एग्जाम में ये स्कोर है, तो इनका जो इक्वलाइजेशन करेंगे तो इस स्कोर को ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की टफनेस के लेवल में अंतर था, डिफिकल्टी लेवल में अंतर था। साथ में जिस विषय का विद्यार्थी है उस विषय का टेस्ट हो, उसका स्कोर हो। साथ में वो कैसा टीचर है, क्लासरूम में टीचिंग करे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बेस पर एक ऐसी संस्था हो जो उसकी मार्किंग करे टीचिंग एबिलिटीज के बेस पर। ये 3 स्कोर हैं। जहां वैकेंसी आई, जिसने अप्लाई किया, तीनों स्कोर जोड़ के देख ली, जिसका स्कोर हाईएस्ट है सिलेक्शन हो गया, खत्म बात। वो 5 बुढ़े बैठेंगे, उसके बाद वो अपने हिसाब से चुनेंगे, इसका क्या मतलब है इस बात? जिसने ज्यादा चरण छुए उसका सिलेक्शन होगा, ये क्या मतलब है इस बात? और इसलिए अच्छे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय सिविल सेवा में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप ठीक से मेहनत कर लेंगे कुछ बढ़िया हो जाएगा। वहां भरोसा नहीं है। 50-55 साल की उम्र के लोग आज तक एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कभी सिलेक्शन होगा। ये दुर्भाग्य होता है। ऐसी एक व्यवस्था है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, शानदार व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इसमें 8 टेस्ट होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को 8 टेस्ट देने होते हैं। 8 कैसे होते हैं तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है ना, उस तरह के 8 टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है रीजनिंग का हो गया, एक मैथ्स का हो गया, एक लैंग्वेज का हो गया, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का हो गया जिसमें चित्र बने हुए बहुत सारे, एक लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन का हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। इस तरह के 7-8 टेस्ट हैं। अब मान लीजिए आपने 8 टेस्ट दिए, 8 में आपका XYZ कुछ स्कोर आ गया, ABC स्कोर आ गया। 1000 लोगों ने दिया, 1000 लोगों के 8 टेस्ट में जो स्कोर है वो हमारे पास एक MS एक्सेल शीट में बना हुआ है। अब क्या हुआ कि कोई वैकेंसी आई, और वैकेंसी एक खास पोस्ट की है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए माना जाता है कि इस में हमें जो स्किल सेट चाहिए, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 4 और स्किल नंबर 7, इन 3 स्किल्स से युक्त जो व्यक्ति है वो इसके लिए सूटेबल है। अब कुछ नहीं करना है। 8 टेस्ट हैं आपके पास, टेस्ट 1, टेस्ट 4, टेस्ट 7।
इन तीनों के स्कोर निकाल लीजिए, इन तीनों के स्कोर का टोटल सबका निकाल लीजिए, और जो 10-20 व्यक्ति इन तीनों टेस्ट के स्कोर में, कुमुलेटिव स्कोर में सबसे ऊपर हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। कितना आसान है। आपके पास हर व्यक्ति की 8 क्षमताओं की रैंकिंग है। अलग अलग प्रोफेशन में उन क्षमताओं का अलग अलग अनुपात चाहिए। किसी किसी में 8 में 3 चाहिए, किसी में 6 चाहिए, किसी में 1 ही चाहिए, किसी में 4 चाहिए। यही तो होगा। आपको ये पता हो कि इस क्षेत्र में ये क्षमता चाहिए, उन क्षमताओं का स्कोर 100 नंबर है, 4 क्षमताएं चाहिए, 400 नंबर का पेपर हुआ, स्कोर पहले से है, वो सब जुड़वाया, उन 400 में जो हाईएस्ट लेवल में 10 लोग हैं उन्हें ऑफर दिया, वो नौकरी करने लग गए, काम खत्म हो गया। कितना आसान काम है। अगर ऐसा कोई टेस्ट हो तो उससे चीजें आसान होंगी या मुश्किल होंगी? आसान हो जाएंगी। जैसे अभी भारत सरकार इस मामले में बड़ा शानदार काम कर रही है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार जिन चीजों के लिए इतिहास में जानी जाएगी, जिन अच्छी चीजों के लिए जानी जाएगी, उन अच्छी चीजों में एक है ये जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हैं। अब एनटीए संस्था बनाई है, ठीक संस्था है। अब वो सेट पे काम कर रही है कि हम सेट जैसा एग्जाम लेंगे, 12वीं क्लास के बच्चों का देश भर में एक जैसा टेस्ट होगा। वो एक स्कोर रहेगा, जो स्कोर बहुत सारे क्षेत्रों में, अब हर कॉलेज का एंट्रेंस अलग से बच्चों को देना पड़ता है। क्या मतलब है उसका? एक एंट्रेंस दिया, उस स्कोर से पूरे देश भर में काम चल रहा है। तो एप्टीट्यूड की टेस्टिंग के हजारों तरीके हैं। कल को क्या होगा? डिफरेंशियल टेस्ट आ जाएगा। जिस दिन ये आ गया, अभी सरकार क्या कर रही है कि जितने तरह के एग्जाम होते हैं, ये जो क्लरिकल टाइप के होते हैं एग्जाम, नाबार्ड का अलग टेस्ट हो रहा है, इस बैंक का अलग टेस्ट हो रहा है, उस बैंक का अलग हो रहा है, क्या ये सब ड्रामा है? इन सब में जो कैपेसिटीज चाहिए ऑलमोस्ट एक जैसी है। एक सेंट्रल टेस्ट दिया, सबका स्कोर कार्ड हमारे पास है, उस स्कोर कार्ड के बेस पे नौकरियां हो जाएं। 50 टेस्ट क्यों होने चाहिए? अगर एक ही टाइप का टेस्ट 10 संस्थाएं ले रही हैं तो वो एक ही बार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? और इस सेंस में इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं कुल मिला के बेहतर है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, और ये कितना यूजफुल है ये भी समझ में आ गया। तो ये होने से आपको किसी भी तरह की जॉब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लोगों को चुनने का मौका मिल जाता है। इसका ये बेनिफिट है।